अस्सलाम वालेकुम। पिछले लेक्चर में हमने जो है स्टैटिक फंक्शंस और ग्लोबल वेरिएबल्स, स्टैटिक क्लास मेंबर्स, स्टैटिक ऑब्जेक्ट्स और स्टैटिक जो कीवर्ड है इसका बिहेवियर आउटसाइड द क्लास, ये सारी चीज़ें हमने जो है ना लास्ट टाइम, अगर आपको याद हो, एक दो तीन कोड्स देखे थे। फिर उसमें कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर उनका कैसे क्रिएट होता है, इन ऑब्जेक्ट का किस ऑर्डर में क्रिएट होता है, वो ऑर्डर जो है हमने जो है ना उसको समझना ज़रूरी है कि बैक एंड पे सिस्टम या कंपाइलर कैसे आपकी इन्वोकेशंस करता है और किस ऑर्डर में डिस्ट्रक्टर्स कॉल होते हैं। तो ये एक छोटा सा कोड था जिसका ये आउटपुट आपके सामने है, जिसको लास्ट टाइम हमने बड़ा डिटेल में डिस्कस किया था। तो इससे काफ़ी जो है ना आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्लासेस के अंदर जब मुख्तलिफ़ किस्म के आप जो है ना मेंबर्स और स्टैटिक ऑब्जेक्ट्स और ग्लोबल ऑब्जेक्ट्स और ग्लोबल वेरिएबल्स, ग्लोबल मेंबर्स, ये चीज़ें बनाते हैं तो उसका एक फेयर आइडिया आपको जो है हो गया था। अब इस जो आज के लेक्चर में हमारा टॉपिक ज़रा चेंज होता है, दैट इज़ अबाउट ऑपरेटर ओवरलोडिंग। नाम से आपको कुछ समझ आ रही होगी कि ऑपरेटर का मतलब कोई ऑपरेटर्स होंगे जो हमारे यूजुअली हमारे इस्तेमाल होते हैं ऑपरेटर्स। जैसे कि हमारे पास कुछ यूनिरी ऑपरेटर्स हैं, कुछ बाइनरी हैं। जैसे यूनिरी ऑपरेटर आपका प्लस भी हो सकता है और एंड सम टाइम ये बाइनरी भी ट्रीट हो सकता है। अगर मिसाल ये किसी ऐसी स्टेटमेंट में यूज़ हुआ है तो नाउ दिस इज़ बाइनरी ऑपरेटर, क्योंकि इसके ऑपरेंड्स दो हैं। और अगर आप कहते हैं कि जी सी इज़ इक्वल टू माइनस बी, ठीक है ना जी, ऐसी कोई स्टेटमेंट किसी लैंग्वेज में लिखते हैं तो इसका मतलब है कि अब ये माइनस जो है ये यूनिरी ऑपरेटर ट्रीट हो रहा है, क्योंकि जो भी बी की वैल्यू होगी मेमोरी में उसके साथ एक माइनस लगा के ये उसको स्टोर करेगा सी में। या एक टिपिकल यूनिरी ऑपरेटर आप यूज़ करते हैं नॉट का। समटाइम्स जब आप प्रोग्रामिंग करते हैं तो आप कहते हैं कि इफ़ नॉट पी देन डू दिस। तो समटाइम्स जो पी आपका बुलियन वेरिएबल होता है वो फॉल्स होता है या ट्रू होता है, तो उसकी बुनियाद पे जनाब आप तय करते हैं कि पी क्या है। अगर फॉल्स है तो वो नॉट पी से ट्रू हो जाएगा और अंदर आ जाएगा, और अगर ट्रू है तो नॉट पी का मतलब है कि वो फॉल्स हो जाएगा और वो इफ से बाहर एल्स में या बाहर की बॉडी में चला जाएगा। अब ये तो आपको तस्वर मैंने दिया ऑपरेटर्स, जितने भी इस तरह और भी बड़े ऑपरेटर्स आपको पता है, सी प्लस प्लस वगैरह में आप लोग जो हैं वो यूज़ करते हैं जो है। लेकिन आज जो है हम साथ ही साथ ये देखेंगे कि उनका ओवरलोडेड बिहेवियर कैसे काम करता है। देखें, ये ओवरलोडिंग, जैसे हम कहते हैं ना आम इस्तिलाह में कि ट्रक ओवरलोड हो गया है या ट्रक इज़ ओवरलोडेड, उसका क्या मतलब होता है कि ट्रक की एक अपनी ओरिजिनल कैपेसिटी है। मिसाल 1000 टन का वज़न वो ले जा सकता है एक वक्त में, लेकिन आप उस पर 1000 के बजाय 1200-1300 टन वज़न डाल दें तो ये 200-300 टन वज़न जो है ना, ये हम कहते हैं आपने ट्रक को ओवरलोड कर दिया। ठीक है ना जी। तो ओवरलोडिंग से कि फिर जो है ना हम कहते हैं कि नहीं होना चाहिए या नहीं करना चाहिए ट्रक को। लेकिन यहाँ पे अभी मैं जब ये इस सी प्लस प्लस के कॉन्टेक्स्ट में या ऊप के कॉन्टेक्स्ट में वो प्रोटीन ओवरलोडिंग की क्या ज़रूरत पड़ गई हमें, या क्या फ़ायदा है इसका, या हम क्यों एक ऐसी चीज़ पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए पहले मुझे एक स्टेज सेट करना पड़ेगा, फिर बात आस्ता आस्ता समझ आएगी। मिसाल के तौर पे अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा कि अगर मिसाल आपके पास इंट ए बी सी 3 वेरिएबल्स हैं और आप लिखते हैं कि सी एन कर लेते हैं ए बी और बी और फिर आप उसके बाद में लिखते हैं कि सी इज़ इक्वल टू ए प्लस बी, तो कंपाइलर इज़ हैप्पी, मतलब उसको ये बात समझ आती है कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। आप कहना चाह रहे हैं कि ए बी इनपुट ले लो और जो रिज़ल्ट आ जाता है वो सी में स्टोर कर दो। लेकिन अगर ये इंट को मैं रिप्लेस कर दूं सिर्फ इस कीवर्ड को ह्यूमन से, ठीक है ना जी, समझ आ रही है, और ह्यूमन एक मेरे पास जो है ना क्लास ह्यूमन मेरे पास बनाई गई हो, मैंने बनाई हो, ठीक है ना जी, उसमें कुछ प्राइवेट सेक्शन में कुछ मेंबर हों, कुछ पब्लिक में मेरे पास कुछ फंक्शंस हों वगैरह वगैरह, और ये क्लास की डेफिनेशन यहाँ ख़त्म हो गई।
तो अब जब ये करने के बाद मैं ये लाइन लिखूंगा और उसमें डाटा टाइप में एंड की जगह ह्यूमन लिखूंगा, तो अब मुझे आप बताइए कि ये पहली दो लाइनें तो कंपाइल तो हो जाएंगी, यानी कि ह्यूमन जो है ना ये ए बी सी यानी ये तीन ऑब्जेक्ट बन गए ह्यूमन के। लेकिन अब आप मुझे बताएं ये सी इन ए बी, ये अब कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट्स हो गई, यानी ये दो। इसी तरह अगर ये भी चलें किसी तरह, इस पे भी मैं आता हूँ, अगर सी इज इक्वल ए प्लस बी कोई आप लिखते हैं तो ये तो इसका मतलब है कि आपने मिसाल ए बी दो ह्यूमंस हैं उनको जमा करके तीसरा ह्यूमन में स्टोर कर दिया है। तो ये जो इस किस्म के काम होते हैं ना, ये फिर कंपाइलर नहीं समझता। इसका मतलब क्या है कि अगर आपने इस किस्म की लाइंस को आपने जेन्युइन बनाना है, इसको इसका मीनिंग देना है, और मीनिंग आपने डिफाइन करना है in terms of user defined data types like structures and classes, तो अगर आपने वो मीनिंग खुद डिफाइन करना है, इसका मतलब है कि फिर आपने इन ऑपरेटर्स को, यानी ये इक्वल प्लस ये जितने ऑपरेटर हैं, इनका जो ओरिजिनल बिहेवियर है उसको ओवरलोड करना होगा। यानी ओवरलोडेड बिहेवियर का मतलब है कि एक नया बिहेवियर आपको डिफाइन करना होगा। ओवरलोडिंग और ट्रक की मिसाल से मुराद ये है कि ट्रक का नॉर्मल लोड जो उसको है वो तो उसको समझ आती है, ये प्लस प्लस नॉर्मली प्लस का मतलब सी प्लस प्लस को समझ आता है टू ऐड टू इंटीजर्स, टू ऐड टू फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स एंड सो ऑन, ये उसको पता है। लेकिन जब आप उसे कहते हैं कि दो ह्यूमन ऐड करो तो अब वो नहीं समझता। अब आपने उसको कुछ उसका ओवरलोडेड बिहेवियर है जो शायद आपके जहन में है कि भाई मैं जब दो ह्यूमंस ऐड करने की स्टेटमेंट इस तरह से लिखता हूँ तो इसका मेरा मतलब होता है कि भाई इन दो ह्यूमंस के वेट जमा करो, इन दोनों की वेट्स जमा करोगे तो तीसरा बंदा, सी बहुत मोटा आदमी है, सी का वेट इक्वल है ए जमा बी, इन दोनों के वेट्स के बराबर है। या सी का की जो की तनख्वाह है, लेट से हम कहते हैं वो सी ह्यूमन जो है ना उसकी तनख्वाह जो है ना वो ए और बी की तनख्वाहों का मजमूआ है। अब जब इस तरह की आप बात करेंगे तो स्टेटमेंट तो शायद आप ऐसे ही लिखेंगे सी इज इक्वल ए प्लस बी, लेकिन आपको इस प्लस का बिहेवियर फिर उसको यहाँ पे समझाना होगा मुझे कि ये प्लस मीन्स कि भाई ये दो इन दोनों की तनख्वाहें ऐड करो और सी में स्टोर करो, या इन दोनों की एजेस ऐड करो, या इन दोनों का और एट्रीब्यूट है उसको जमा करो, और वो ओवरलोडेड जो बिहेवियर होगा इस ऑपरेटर का, देन यू नीड टू डिफाइन इट। और जब वो आप डिफाइन करेंगे तो इस पूरे तस्वर का नाम जो है वो क्या है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग। अच्छा, अब जो है इसकी थोड़ा सा मैंने बैकग्राउंड तो आपको दे दिया। अब मैं आता हूँ इसकी जो है ना थोड़ी सी सिंटैक्टिकल डिटेल्स पे, और फिर उस पर जो है ना इस बात को एक कोड देखेंगे हम अभी थोड़ी देर बाद, जिसमें हमें ये चीज़ क्लियर होगी कि भाई व्हाट डज दिस मीन। अच्छा, ये बातें मैं कर चुका हूँ कि द टर्म ऑपरेटर ओवरलोडिंग रेफर्स टू गिविंग द नॉर्मल सी प्लस प्लस ऑपरेटर्स सच एज दीज आर द डिफरेंट ऑपरेटर्स वी हैव, लेस देन आर इक्वल टू, प्लस इक्वल टू, इन सब के मानी आपको पता है। अगर इन ऑपरेटर्स को आपने एडिशनल मीनिंग देना है, जैसे मैंने अभी कहा कि भाई अगर आपने ये बताना है कि अगर ये प्लस दो ह्यूमंस को ऐड करे, मसलन आप लिखते हैं कि अली इज इक्वल टू सलीम प्लस कामान सेमी कॉलन, तो अब ये प्लस का बिहेवियर जो आप दे रहे हैं ये आपको मुझे बताना पड़ेगा कि व्हाट डज दिस प्लस मीन। तो एडिशनल मीनिंग मुझे आप डिफाइन करके देंगे व्हेन दे आर अप्लाइड टू यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप्स। अब ये यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप है ना, अली, ये किसी ह्यूमन क्लास के ऑब्जेक्ट्स हैं, अली, कामरान, सलीम, ये सारे। तो नॉर्मली तो जब आप, मैंने अभी बताया कि ए प्लस बी प्लस सी, तो ये समझ आती है उसको कि बेसिक टाइप्स लाइक इंट, फ्लोट वगैरह में उसको पता है सी प्लस प्लस के कंपाइलर को कि उसने क्या करना है, बी प्लस सी का क्या मतलब है, और वो सिंपली एडिशन करके उसको स्टोर कर देता है सी ए में। However, using overloading, you can make this statement legal even when A, B, C are user-defined data types, ठीक है ना, such as class variables। अब इसको लीगल बनाने के लिए कि भाई इस प्लस का मतलब क्या है, जैसे मैंने कहा कि इन दोनों के वेट्स ऐड करके इसमें डालो, इन दोनों की एजेस ऐड करके इसमें डालो, अगर ये तीनों ह्यूमन क्लास के ऑब्जेक्ट्स हैं तो ये फिर आपका जो है ना एक एडिशनल बिहेवियर है, ओवरलोडेड बिहेवियर इस ऑपरेटर का आप डिफाइन करने जा रहे हैं। और कंपाइलर को तो इल्हाम नहीं होता, खुद से पता नहीं चलता कि आप क्या करने जा रहे हैं, तो लिहाजा फिर उस सूरत में आपको कंपाइलर को बताना पड़ेगा कि व्हाट आई वांट टू डू एग्जैक्टली फ्रॉम दिस। अच्छा जी,
अब यूनिरी ऑपरेटर्स भी जो है ना हमने देख लिया कि दे आर एक्टिंग ऑन एक्स ऑन ओनली वन ऑपरेंड, हमें पता है। और जो है जो भी मैंने मिसाल दी, जैसे कि आपको शुरू में लेक्चर के कि नॉट का ऑपरेटर है आपके पास, मिसाल ये जो नॉट का ऑपरेटर आप यूज़ करते हैं, ठीक है ना जी। प्लस का भी ऑपरेटर जो है ना समटाइम्स एज अ यूनरी भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। मसलन जो अभी मैंने कहा कि c इज इक्वल टू माइनस बी आप लिखते हैं, तो अगर a और c और b जो है ना इन टाइप के हैं और उसमें b में कोई वैल्यू है तो माइनस, अगर b में 5 वैल्यू है तो -5 c में चला जाएगा। अब ये यूनरी है। लेकिन अगर आप इसको इधर c इज इक्वल टू a माइनस बी लिख देते, अब ये बाइनरी ऑपरेटर हो गया, क्योंकि अब वो a और b में से डिफरेंस लेके c में स्टोर करेगा। Similarly, an operand is simply a variable which is acted by the operator. ये ऑपरेंड्स होते हैं आपके पास जिन पे आपका ऑपरेटर अप्लाई किया जाता है। और एग्जांपल ऑफ यूनिरी ऑपरेटर्स जो है ना आर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, जैसे प्लस प्लस, ये अब यूनिरी ऑपरेटर है, ठीक है जी। इसको आपको पता है कि दिस इज़ बेसिकली, अगर आप लिखते हैं आई प्लस प्लस तो दिस इज़ शॉर्ट हैंड ऑफ, इसका मतलब है आई प्लस इज इक्वल टू 1, या इसके एक दूसरी स्टेटमेंट आई इज इक्वल टू आई प्लस 1। ये तीनों एक ही मानी रखती हैं अगर आप इसको लिखें तो, ये इसका शॉर्ट हैंड है। तो ये बेसिकली प्लस यहाँ बाइनरी ऑपरेटर यूज़ हो रहा है, लेकिन जब आप इसको डबल प्लस लिख देते हैं तो ये फिर एक यूनिरी ऑपरेटर हो जाता है, जो इसका मानी यही बन जाता है, ठीक है नहीं। इस तरह माइनस माइनस भी है आपके पास, या आप लूप्स वगैरह में जो है ना अक्सर यूज़ करते हैं। फॉर लूप में आप लिखते हैं ना, यहाँ पे जो है ना इनिशियलाइजेशन या कंडीशन और या इंक्रीमेंट ऐसे आप लिखते थे, या डिक्रीमेंट भी लिख सकते हैं, ठीक है ना जी। तो ये चीज़ें जो हैं ये आपकी क्या है C++ में यूनरी हैं, ठीक है ना जी। अब एक मिसाल ले लेते हैं हम, जिससे हमें कुछ समझ आएगी जो है ऑपरेटर ओवरलोडिंग की। और वो ये है कि आपके पास एक क्लास है जिसका हमने नाम रखा है काउंटर। ये उसका एक प्राइवेट मेंबर है, डाटा मेंबर है। ये इसका क्या है जी, क्योंकि इसका नाम और क्लास का नाम सेम है तो फिर ये कंस्ट्रक्टर हुआ ना। इसी तरह इसका और इसका नाम भी सेम है टिल्ड ऑपरेटर के साथ, तो इसका मतलब है ये डिस्ट्रक्टर हुआ, ठीक है जी। और ये जो दो फंक्शन है ना ये आपने अलहदा से बनाए हैं, तो टोटल 4 फंक्शन, जिसमें 2 कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर हैं और 2 आपने बनाए हैं कोई फंक्शन। गेट काउंट ये करता है कि जो भी आपके जिस ऑब्जेक्ट में काउंट में जो वैल्यू होगी वो उसको रिटर्न करा देगा यहाँ पे, क्योंकि इंटीजर डाटा टाइप है इसकी। और वो जहाँ भी मेन में हम देखते हैं कॉल होता है, वहाँ पे आपको काउंट की वैल्यू जो है ना वो जो इस मेंबर की होगी वो रिटर्न हो जाएगी। अब जो असल जो कंटेंट है वो ये है कि ये ऑपरेटर प्लस प्लस और ये उसमें क्या करता है, ये उसका बिहेवियर अब हम समझने की कोशिश करते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग का। तो पहले मेन पे आते हैं, फिर वहाँ से हम समझते हैं इस काउंटर की जो है ना आपने 2 ऑब्जेक्ट्स बनाए क्लास के। अब जब ऑब्जेक्ट्स बनाए तो कंस्ट्रक्टर कॉल होंगे। कंस्ट्रक्टर जब दोनों के कॉल होंगे तो दोनों के कंस्ट्रक्टर के अंदर क्या कॉल होगा, अंदर जाके क्या हो जाएगा कि दोनों ऑब्जेक्ट्स के काउंट के वेरिएबल में ये वाला जो वेरिएबल है C1 C2 के लिए कि जो काउंट होंगे वो उनमें क्या आ चुका होगा, इक्वल टू 0 दोनों में, दोनों की कंस्ट्रक्टर के लिए एक एक दफ़ा जो है आपका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो दोनों के काउंट में आपके क्या आ चुका होगा, 0 आ जाएगा, आ चुका होगा। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या है जी कि सी आउट आप करते हैं और C1 इक्वल टू स्क्रीन पर प्रिंट होगा, जैसे ये यहाँ पे आउटपुट की स्क्रीन पे ये इतना प्रिंट हुआ यहाँ पे। और C1 के गेट काउंट के फंक्शन को आपने कॉल कर दिया। गेट काउंट ने क्या किया, उसने यहाँ पे रिटर्न किया काउंट को, तो क्योंकि C1 के लिए कॉल हुआ है तो ये 0 रिटर्न करेगा, क्योंकि C1 के काउंट में आप कंस्ट्रक्टर में 0 रख चुके थे पहले जब ऑब्जेक्ट जिस दिन बना था, तो वहाँ से 0 रिटर्न होके आएगा और वो स्क्रीन पे चूंकि सी आउट में लिखा है तो प्रिंट हो जाएगा, तो लिहाजा ये C1 इज इक्वल टू 0 आपका यहाँ प्रिंट हो गया। उसके बाद जब दोबारा यही काम आप C2 के लिए करते हैं तो वो भी चूंकि 0 किया था आपने इनिशियली, तो उसकी भी जनाब स्क्रीन पे C2 इज इक्वल टू 0 ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक है ना जी। तो मेरा ख्याल है बुनियादी चीज़ें आपको समझ आ गई हैं। अब जो है ना असल में इन दोनों लाइनों चलने के बाद और ये 2 आउटपुट जब पूरी हो जाएंगी इसके बाद अब आप क्या करते हैं, प्लस प्लस C1। अच्छा, अब प्लस प्लस हमने कहा यूनरी ऑपरेटर है और C1 जो है वो क्या है, वो तो इंटीजर नहीं है कि जिसको प्लस प्लस कर ले,
मतलब आप जब नॉर्मली लिखते हैं C++ में इंट C1, ठीक है ना जी, और फिर आप कहते हैं C1 इज इक्वल टू 0, और फिर आप कहते हैं ++C1, तो अब C1 में क्या आ जाता है, इस लाइन के चलने के बाद 1 आ जाएगा, क्योंकि एक इंक्रीमेंट का इजाफा हुआ। लेकिन अब C1 तो यहाँ इसको पता है कि ये इंटीजर है ना, इधर तो C1 जो है ना वो काउंटर टाइप का ऑब्जेक्ट है, और वो काउंटर भी कोई कंपाइलर की कोई डाटा टाइप तो नहीं है, बिल्ट इन डाटा टाइप तो नहीं है, काउंटर तो आपने डिफाइन किया है। लिहाजा अब वो इस प्लस प्लस के लिए क्या करेगा, इसका ओवरलोडेड बिहेवियर तलाश करेगा। ओवरलोडेड बिहेवियर नीड्स टू बी फाउंड। हमने उसके लिए ओवरलोडेड बिहेवियर ढूंढना है, तो वो ओवरलोडेड बिहेवियर देखें आपने इसी ऑब्जेक्ट का, ये ओवरलोडेड बिहेवियर ये आपने इस फंक्शन में डिफाइन किया हुआ ये। अब यहां पे देखें इस फंक्शन का नाम ही प्लस प्लस है, जो कि इस बात की दलील होता है सिंटैक्टिकली C++ में कि ये ओवरलोडेड फंक्शन है, जो इस ऑपरेटर की ओवरलोडेड बिहेवियर को अपने अंदर डिफाइन कर रहा है। तो जब C++++C1 आप लिखते हैं तो आप इस फंक्शन प्लस प्लस के जरिए इसमें घुस जाते हैं, और अंदर क्या लिखा हुआ आपने, काउंट प्लस प्लस। अब काउंट जो है ना प्लस प्लस, वो C+ को पता है, क्योंकि काउंट की डाटा टाइप इंटीजर है। तो ये किसके ऑब्जेक्ट के काउंट में प्लस प्लस करेगा, यानी उसको 0 था ना इनिशियली, तो इसको ये 1 बना देगा। C1 के काउंट में आ जाएगा क्या चीज, 1, क्यों, क्योंकि आपने C1 के लिए ये ऑपरेटर ओवरलोडेड फंक्शन कॉल हुआ है इसके लिए, तो C1 के काउंट में आ गया ये। अच्छा, अब आगे क्या किया, ++C2, तो ++C2 के लिए भी यही फंक्शन दोबारा कॉल होगा, लेकिन अब ये किसका काउंट इंक्रीमेंट करेगा, C2 के काउंट में आ जाएगा क्या, 1, क्योंकि शुरू में ये भी 0 था जब कंस्ट्रक्टर चले थे दोनों के। उसके बाद जब ये लाइन दोबारा चली तीसरी C++C2, तो एक दफ़ा फिर ये फंक्शन कॉल हुआ, लेकिन किसके लिए कॉल हुआ, C2 के लिए। C2 के लिए कॉल हुआ तो C2 का काउंट एक दफ़ा फिर जो है ना बढ़ के 1 से क्या हो जाएगा, 2। वजह क्या है कि आपके लास्ट टाइम ये काउंट में पहली दफ़ा तो कंस्ट्रक्टर की वजह से 0 हुआ था, फिर 2 दफ़ा आपने C2 के लिए ये कॉल्स दिए, एक ये, तो 2 दफ़ा उसने प्लस प्लस किया है C2 के काउंट को, तो वो 0 से पहले 1 बना और फिर 1 से 2 बना, तो फाइनली वैल्यू इसमें C2 के काउंट में 2 हो चुकी होगी। अच्छा, अब जो है आगे देखिए क्या होता है, ये वही जो 2 लाइनें मैंने प्रिंटिंग के लिए यूज़ की थी, यहाँ पे एज इट इज़ मैंने कॉपी पेस्ट करके अब दोबारा प्रिंटिंग कर रहा हूँ। जब दोबारा प्रिंटिंग कर रहा हूँ तो अब फ्रेश वैल्यूज़ जो प्रिंट होंगी C1 के लिए क्या हो जाएगी, ये 2 लाइनें तो प्रिंट हो चुकी थी, C1 के लिए 1 प्रिंट होगा इस लाइन के नतीजे में, और इस लाइन के नतीजे में C2 के लिए अब क्या प्रिंट होगा, 2। वो क्यों, क्योंकि C2 को आपने 2 दफ़ा यहाँ पे इंक्रीमेंट किया। तो इससे क्या पता लगा कि आप इस कोड में क्या बताना चाह रहे हैं कि भाई ये जो प्लस प्लस का जो ऑपरेटर है, जो कि नॉर्मली ओवरलोडेड नहीं होता, प्लस प्लस हमारा नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मल इंक्रीमेंट करता है किसी वेरिएबल में, जो भी इसके साथ शुरू में लगा दें या इसके बाद में लगा दें, तो उसको इंक्रीमेंट कर देता है ये बाय 1, अगर ये इंटीजर है, क्योंकि हमें पता है कि प्लस प्लस को बाय डिफ़ॉल्ट अपना बिहेवियर तो पता है। लेकिन ओवरलोडेड बिहेवियर के अगर कोई ऑब्जेक्ट्स इसके साथ मैं लगा लूँ, यानी मैं करूँगी प्लस प्लस अली या अली प्लस प्लस, अब अली ह्यूमन क्लास के मिसाल 2 ऑब्जेक्ट होते, तो अब आप मुझे बताएंगे कि भाई अली की क्या चीज़ प्लस प्लस करना चाहते हो, अली की एज को 1 बढ़ाना चाह रहे हो, अली की वेट को बढ़ाना चाह रहे हो, ठीक है ना जी, मतलब क्या चीज़ में इंक्रीमेंट लाना चाह रहे हो, तो वो बिहेवियर कि अली की किस चीज़ में, वो आपका इस फंक्शन में डिफाइन होगा। तो मिसाल के तौर पे अगर ये जो ना ह्यूमन क्लास होती और काउंट की जगह एज होती और काउंट प्लस प्लस की जगह एज प्लस प्लस होता, तो अब ये मतलब लाइन का ये मतलब होता कि अली के लिए अगर ये प्लस प्लस अली आप यहाँ लिखते
और आपने यहाँ पे जाना अली और कोई दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, तो इस प्लस प्लस अली का मतलब होता है कि आप जाओ उसकी एज में प्लस प्लस करो इस फंक्शन की बुनियाद पे। लेकिन ये प्लस प्लस का ओवरलोडेड बिहेवियर आप मुझे यहाँ डिफाइन करके देंगे, अदरवाइज कंपाइलर को तो समझ नहीं आएगी कि आप क्या करना चाह रहे हैं। तो ये चीज़ ज़रूरी है जिसको समझना है कि ओवरलोडेड बिहेवियर अगर आपने यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स का अपने यूनिरी ऑपरेटर्स या बाइनरी ऑपरेटर्स का देना है, तो फिर आप उसका बिहेवियर खुद डिफाइन करेंगे। एग्जैक्टली आप ऑब्जेक्ट के इंक्रीमेंट से क्या मुराद ले रहे हैं, कोड आप खुद, चूँकि कोड आपका मलकियत है, आप जाएं और कोड में जो लिखना चाहते हैं वो लिखें, उसी तरह से वो काम करेगा। ठीक है जी, तो ये एक बेसिक जेनेरिक एग्जांपल हुई। अब जो है एक दूसरी मिसाल भी मैं आपको इंशाल्लाह दूंगा जिसमें एक थोड़ी सी बात और खुल जाएगी, यही इसी की एक्सटेंशन दूंगा। तो बहरहाल ये बातें आप खुद पढ़ सकते हैं, मैंने एक्सप्लेन कर दी हैं कि इन अबव प्रोग्राम वी हैव क्रिएटेड टू ऑब्जेक्ट्स C1 C2। द काउंट इज इन द ऑब्जेक्ट्स आर डिस्प्लेड एंड दी इनिशियली ज़ीरो थे, और लोडेड जो प्लस प्लस ऑपरेटर है उसने इंक्रीमेंट किया C1 के काउंट को वंस और C2 के काउंट को ट्वाइस, और फिर हमने उसको रिजल्ट्स को डिस्प्ले किया स्क्रीन पे। इसी तरह वो कहता है कि ये ऑपरेटर जो है ये एक कीवर्ड है, जैसे आपके पास इंट एक कीवर्ड है ना, या स्विच एक कीवर्ड है, तो ऑपरेटर का कीवर्ड है जिससे आप कंपाइलर को बताते हैं कि अच्छा इसके बाद जो ऑपरेटर लिखने आ रहा हूँ मैं उसको मैं ओवरलोड करने जा रहा हूँ। तो बेसिकली फंक्शन का नाम जो होता है वो वही ऑपरेटर होता है जिसको आपने ओवरलोड करना है, और ऑपरेटर कीवर्ड होता है जो कि आपने साथ में लिखना होता है कि भाई ये इस ऑपरेटर को ओवरलोड करने जा रहा है। और ये जो शुरू में वर्ड है ये बेसिकली इस फंक्शन की रिटर्न टाइप है। अभी जो हमने कोड देखा है इसमें रिटर्न इसने कुछ नहीं किया इस फंक्शन ने, ओवरलोडेड फंक्शन ने, लिहाजा इसलिए यहाँ वॉइड लिखा हुआ था। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इस रिटर्न को काउंट भी कराता मिसाल प्लस प्लस करने के बाद, तो फिर मुझे वॉइड की जगह यहाँ इंट लिखना पड़ता ताकि मैं रिसीविंग एंड पे फिर ये वैल्यू रिसीव कर सकूँ। ठीक है ना जी, तो बहरहाल ये तो मेरा ख्याल है अंडरस्टूड चीज़ें आपको पता है। And this is syntax tell the compiler to call the member function whenever the plus plus is encountered, provided the operand is of type counter। ठीक है ना, तो ये जनाब आपका हमने एक छोटा सा कोड देखा जिसमें वो था। ये बात मैं कर चुका हूँ कि ऑपरेंड इज ऑफ द बेसिक टाइप, अगर लाइक होगा तो वो उसको पता है, इंटीजर का प्लस प्लस करना उसको आता है। लेकिन जब अगर आप किसी यूज़र डिफाइंड या जो है ना वेरिएबल के साथ यूज़ करेंगे, वो जब उसने कहा, जैसे वो कह रहा है कि इफ़ द ऑपरेंड इज़ काउंटर वेरिएबल एज इन प्रीवियस एग्जांपल, तो फिर कंपाइलर विल नो टू यूज़ आर यूज़र रिटर्न ऑपरेटर दिस फंक्शन, उससे उसको पता चलेगा कि व्हाट डज दिस प्लस प्लस मीन, और उसका कोड आप खुद लिखेंगे। अच्छा, इसमें वो कहता है कि आपका, वो कहता है कि एक ऑब्जर्वेबल डिफेक्ट है, द ऑपरेटर प्लस प्लस फंक्शन इन द प्रीवियस प्रोग्राम हैज़ एन ऑब्जर्वेबल डिफेक्ट एंड यू विल फाइंड इट आउट इफ़ यू राइट द स्टेटमेंट इन द मेन लाइक दिस। वो कहता है कि अगर आपने पिछले कोड में ऐसी कोई लाइन लिख दी होती ना, ऐसे कि भाई पहले तो आपने वहाँ सिंपल प्लस प्लस C2 लिखा है ना, और इस तरह प्लस प्लस C1 लिखा है, तो यहाँ तक तो ठीक है कि आपने इस प्लस प्लस से ऊपर जाएगा और इस C2 के काउंट में इंक्रीमेंट कर देगा, वापस आ जाएगा। लेकिन अगर आपने ये कहा कि उसको इंक्रीमेंट करने के बाद कुछ रिटर्न भी हो जो कि C1 में मैं स्टोर करना चाहता हूँ, जैसे मैंने अभी कहा कि भाई अगर मैं ये कहता हूँ कि C2 की एज को जमा करो एक, और उसकी एज इंक्रीमेंट जब हो जाए तो वो पूरा ऑब्जेक्ट कॉपी कर दो C1 में, यानी कि वो C1 जो है ना, वो जब C2 की एज में एक का इजाफा होता है तो उसके बराबर है, तो C1 की एज में ऑटोमेटिकली वो उसकी एज आ जाएगी क्योंकि पूरा ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट कॉपी हो गया है। ठीक है, लेकिन वो कहता है कि ये कोड आपका कंप्लेन करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि बिकॉज वी हैव डिफाइंड प्लस प्लस ऑपरेटर टू हैव द रिटर्न टाइप ऑफ वॉइड। हमने वहाँ क्या कहा है कि वो कुछ भेजेगा नहीं, रिटर्न टाइप इसकी वॉइड हमने पिछले कोड में बताई हुई है ये, ठीक है ना, ये वॉइड। तो अब ये यहाँ से कोई भेज नहीं सकता, हम एक्सपेक्ट ये नहीं करेंगे कि यहाँ से कोई चीज़ रिटर्न भी होके जाएगी। लिहाजा अब अगर आप कुछ चाहते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई चीज़ रिटर्न होकर आपको मिलेगी, तो फिर तो इसमें एक डिफेक्ट है।
ये लाइन आपकी कंप्लेंट करेगी, कंपाइलर इसको नहीं चला सकेगी। गो कि ये है जेन्युइन स्टेटमेंट। अगले कोड में हम आके देखेंगे अभी कि इसमें ये स्टेटमेंट जेन्युइन है, लेकिन फिर आपको अकॉर्डिंगली चेंजेस करनी पड़ेंगी कोड में। सो वाइल इन द साइमल्टेनियस इज बीइंग आस्क्ड टू रिटर्न अ वेरिएबल ऑफ टाइप काउंटर, क्योंकि वो एक्सपेक्ट करता है कि यहाँ से कुछ चीज़ रिटर्न होगी, और वो होगी भी किस टाइप की, काउंटर टाइप की, क्योंकि ये C1 ऑब्जेक्ट का जो यूज़र किस टाइप का ये ऑब्जेक्ट है, काउंटर क्लास का ऑब्जेक्ट है। तो पूरा ऑब्जेक्ट आप यहाँ से रिटर्न करेंगे जो कि इस पूरे ऑब्जेक्ट में यहाँ कॉपी होगा C1 वाले, तो फिर हम मानेंगे कि जी यस कॉपी हो गया, ठीक है ना जी। लेकिन वहाँ पे वो चूंकि एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, कुछ रिटर्न कर रहा है, लिहाजा वहाँ पे हमने वॉइड लिखा, ठीक है ना जी। अच्छा, आप दूसरा कोड एक देखते हैं कि जिसमें हम अब वही काउंटर की क्लास बना रहे हैं, उसकी वेरिएबल है, ये उसका कंस्ट्रक्टर है जिसमें इनिशियलाइजेशन है, ये डिस्ट्रक्टर है, कुछ भी नहीं कर रहा है। डिस्ट्रक्टर मैंने इसलिए कुछ नहीं लिखा कि इसमें कोई डायनेमिक मेमोरी हम नहीं बना रहे। तो मैंने आपको शायद बताया था पहले, बाद में भी बात करेंगे कि डिस्ट्रक्टर में जो डायनेमिक मेमोरी आप बनाते हैं ना, न्यू वगैरह से या मेलॉक वगैरह से, तो उसकी डिलीशन आपकी ज़िम्मेदारी में शामिल है। तो अगर उस कोड को आप डिलीट भी आप उसके वेरिएबल्स को करेंगे, लिहाजा इसलिए ये जो चीज़ है हमने इधर खाली रखी है कि अगर हम कुछ डिलीट नहीं भी करते तो कंपाइलर इस प्रोग्राम को एग्जिट करने पर जितनी कंपाइल टाइम मेमोरी है उसको वो क्या कर देगा, खुद ब खुद डिलीट कर देगा मेमोरी से। अच्छा जी, अब ये जो गेट काउंट है ये वो उसी तरह ही है पिछले फंक्शन जो कोड हमने देखा है। यहाँ पे थोड़ी सी मैंने अब इस फंक्शन को बड़ा किया है। ये जो ऑपरेटर ओवरलोडेड फंक्शन है, अब वो रिटर्न टाइप भी उसकी मैंने बफाई, यहाँ वॉइड नहीं है अब, बल्कि ये एक पूरे काउंटर टाइप का एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा ये फंक्शन। और ये देख रहे हैं आप कर रहा है, क्योंकि टेम्प की टाइप जो है ना वो काउंटर है, और वो पूरा ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा ये, और वो पूरा ऑब्जेक्ट फिर मेन में जाके कहीं कॉपी होगा। तो आप ज़रा देखें प्रोग्राम को, वही दो ऑब्जेक्ट्स आपने बनाए, दोनों के गेट काउंट को प्रिंट किया, तो उन्होंने दोनों के गेट काउंट को इनिशियली कंस्ट्रक्टर में तो वो ज़ीरो थे ना, जब ये दो ऑब्जेक्ट बने थे दोनों के लिए कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ था तो दोनों के काउंट में ज़ीरो आ चुका था। आपने प्रिंट किया, दोनों ज़ीरो प्रिंट हो गया। अच्छा, उसके बाद अब अगर आप गौर से आगे देखें, अब आप आगे क्या कर रहे हैं, अब आप कहते हैं लिखते हैं ++C1। तो अब क्या होगा, इसकी बुनियाद पे हो जाएगा इधर कोड आपका ++ की बुनियाद पे C1 के लिए अब कॉल हुआ है। आपने यहाँ लिखा है काउंट इज इक्वल टू काउंट +1, या काउंट ++ भी लिख सकते हैं। ये किसका काउंट है, ये C1 का काउंट है। तो C1 के जो है ना काउंट में क्या आ चुका है अब 1। और फिर उसके बाद आपने क्या किया है, काउंटर एक ऑब्जेक्ट बनाया है, इसी क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया है, अब उसी के अंदर उसके मेंबर फंक्शन के अंदर, और आपने उस टेम्प के काउंट में डॉट ऑपरेटर से एक्सेस किया जाता है ना मेंबर को। तो चूंकि यहाँ तो वो प्राइवेट है, लेकिन प्राइवेट मेंबर आपको पता है कि अपने क्लास के फंक्शंस को विजिबल होता है, मेन से नहीं आप ये काम कर सकते। मेन में आप या ना का इस काउंट को डायरेक्टली डॉट ऑपरेटर ऑब्जेक्ट यूज़ करके, यानी यहाँ पे कोई ऐसी लाइन आप नहीं लिख सकते कि C1 डॉट काउंट इज इक्वल टू 5, तो ये नहीं आप डॉट, लेकिन यहाँ ये काम आप यहाँ कर दें तो कर सकते हैं, क्योंकि अब आप क्लास के अंदर बैठे हैं। तो इसीलिए वो टाइम के काउंट में, यानी जो नया ऑब्जेक्ट बनाया है इसके काउंट में कौन सा काउंट डाल रहा है, ये कौन सा काउंट है और ये कौन सा काउंट है। ये काउंट वो काउंट है जिसके लिए आपने ये फंक्शन कॉल किया है, और वो किसके लिए कॉल किया है, ये C1 के लिए। तो C1 के काउंट में अभी आपने क्या डाला है, थोड़ी देर पहले 1 डाला है वो 1 किस में कॉपी हो गया, टेम्प के काउंट में, ठीक है ना जी। और आपने पूरा पूरा टेम्प रिटर्न कर दिया है। अच्छा, अब ये पूरा टेम्प रिटर्न होगा ऑब्जेक्ट यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे रिसीव करने के लिए कोई नहीं है इसको, क्योंकि आपने यहाँ पे कोई इक्वल टू कुछ नहीं लिखा हुआ। जो आगे लाइन में मैंने लिखा हुआ है आगे में क्लियर हो जाएगा। तो जब कुछ नहीं लिखा हुआ ना, तो ये याद रखें कि ऑब्जेक्ट रिटर्न तो होके आएगा, लेकिन मेन में रिसीविंग एंड पे उस पर कोई नहीं है, तो वो ज़ाया हो जाएगा। इसकी ऐसी मिसाल है जब आप देखते हैं कि रिटर्न टाइप जब आप होती है और आपके मेन में कोई रिसीविंग नहीं करता, तो वो
मिसाल ऐसी है कि यहाँ पे जो है ना आपने यहाँ से कुछ सामान भेजा ट्रक में, और वहाँ से वो उसे कहा कि वापसी पे ये ले आना, वहाँ से एक और सामान उठा के लाना, और जब वो वापस लाता है आप यहाँ होते नहीं है रिसीविंग एंड पे, तो रिसीविंग एंड पे वो माल ज़ाया हो जाएगा, मतलब वो कहीं फेंक देगा वो ट्रक वाला। मेन में आ गया है आपका वहाँ से पूरा ऑब्जेक्ट, लेकिन मेन में रिसीवर कोई नहीं है, वो आया और वो वैल्यू ज़ाया हो गई, क्योंकि अब आप कुछ देर बाद आके देखेंगे तो माल शायद ज़रूरी नहीं है कि आपको मिल जाए। वो ट्रक वाला आया था, उसने देखा नहीं है, बस चला गया, शायद शायद ले जाए, या मैं किधर इसको डिलीवर करूँ। तो ये वही चाहिए चीज़ है कि आपने यहाँ से ऑब्जेक्ट रिटर्न करवाया है, लेकिन यहाँ पे किसी ने इसको रिसीव नहीं किया। लेकिन ये हो गया है कि C1 के अकाउंट में क्या आ चुका हुआ है, 1, ठीक है ना जी, और टेम्प के अकाउंट में भी जो है ना 1 आ चुका हुआ है, ठीक है ना, C1 का जो अकाउंट है ना उसमें 1 है। अच्छा, अब जब अगली लाइन आप चलते हैं तो ये असाइनमेंट स्टेटमेंट आपने लिखी है। असाइनमेंट स्टेटमेंट मुझे बताएं कैसे रिजॉल्व होती है। जब आप A इज इक्वल टू C प्लस बी लिखते हैं तो पहले क्या होता है, C प्लस बी परफॉर्म होता है, फिर उसका रिजल्ट लेफ्ट राइट टू लेफ्ट स्टोरेज होती है ना, पहले ये काम राइट साइड पे होता है, फिर लेफ्ट साइड में स्टोरेज हो जाएगी। तो अब यहाँ पे भी ये देखें, ये राइट साइड पे पहले क्या होगा, प्लस प्लस C1 के लिए फिर ये फंक्शन कॉल होगा जैसे उसके लिए कॉल हुआ था ऊपर। तो ये क्या करेगा, ये वही काम करेगा कि अकाउंट में प्लस प्लस करेगा। तो अब C1 के अकाउंट में पहले 1 था, अब क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। टेम्प एक नया ऑब्जेक्ट फिर बनेगा, टेम्प के अकाउंट में क्या आ जाएगा, काउंट, यानी कि C1 का काउंट जो कि 2 है, अब टेम्प के अकाउंट, और रिटर्न आप करेंगे पूरा ऑब्जेक्ट, तो पूरा ऑब्जेक्ट कॉपी हो गया जाएगा रिटर्न होके किस में, C2 में है, क्योंकि अब आपने रिसीविंग एंड पे क्लियर लाइन लिखी है कि जो वहाँ से ऑब्जेक्ट रिटर्न होके आ रहा है वो मैं रिसीव किस में कर रहा हूँ, C2 में रिसीव कर रहा हूँ, ठीक है ना जी। तो अब मुझे बताइए ये कि C2 के अकाउंट में क्या आ चुका होगा, यानी C1 के अकाउंट में भी जो है ना 2 आ चुका होगा, ठीक है ना जी, और C2 के अकाउंट में भी 2 होगा। क्यों, क्योंकि C1 के अकाउंट आपने 2 दफ़ा प्लस प्लस करने की बुनियाद पे उसका अकाउंट जो है ना वो 2 दफ़ा प्लस प्लस हुआ है, ठीक है। तो ज़ीरो से पहले 0 से 1 हुआ, फिर 2 हुआ, और फाइनली जब 2 दफ़ा इंक्रीमेंट हो गया तो आपने उसको C2 में स्टोर किया है, लिहाजा C2 के अकाउंट में भी 2 होगा और C1 के अकाउंट में भी 2 होगा। अब जब आप दोबारा ये प्रिंटिंग करते हैं तो अब आप गौर करें कि C1 के गेट काउंट से, तो गेट काउंट के फंक्शन में आप चले जाएं, वो क्या करता है, रिटर्न करता है अकाउंट को, तो वो 2 रिटर्न करेगा यहाँ पे, और C2 में जो कि कॉपी आपने C1 से किया था वो भी 2 रिटर्न करेगा, तो लिहाजा आपको ये 2 प्रिंट होगा स्क्रीन पे। इससे आई होप कि आपको क्लियर हो गया कि कैसे ये जनाब फंक्शन आपका ऑपरेटर और लोडेड बिहेवियर जो है आपका यहाँ वैल्यू। अब यहाँ पे देखें आपने प्लस प्लस के बिहेवियर को जना ओवरलोड किया है, और उसको जनाब आपने यूज़ भी किया है, और उसको जना ओवरलोड भी किया है प्लस प्लस के ऊपर, उसको कॉल भी किया है बार बार आपने फिर। अच्छा जी, अब आते हैं कि अभी तक हमने बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोड करना नहीं सीखा, ठीक है ना जी, यानी अब तक ये जितने ऑपरेटर थे ना ये यूनिरी थे, लेकिन अगर मैं यही काम करता कि C2 इज इक्वल टू लेट्स से C1 प्लस C2, तो अब आप इस प्लस प्लस को भी ओवरलोड करने के लिए एक फंक्शन यहाँ लिखेंगे, फिर उसमें फिर आप बताएंगे कि प्लस प्लस का मतलब ये है कि C1 के इसके लेफ्ट पे एक ऑब्जेक्ट है, इसके राइट पे एक ऑब्जेक्ट, ये बाइनरी ऑपरेटर है, और वो आपने फिर यहाँ पे कुछ सेंटेक्स में चेंज लानी होगी कि भाई ये प्लस प्लस नहीं है, ये प्लस ऑपरेटर है। लेकिन अब इसमें आपको बात यह है कि अंदर जाके काउंट प्लस प्लस जब करेंगे ना तो कन्फ्यूजन हो जाएगी, क्योंकि आप ये प्लस जब आपको के लिए कॉल इस तरह लाइन लिखेंगे तो प्लस प्लस का मतलब उसको काउंट प्लस प्लस, किसका काउंट प्लस प्लस, C1 का काउंट प्लस प्लस कि C2 का काउंट प्लस प्लस, ये अब उसको आपने समझाना पड़ेगा। आपको समझाएंगे कि भाई ये प्लस प्लस जब मैं अंदर लिखता हूँ ना तो इसका मतलब है कि इसके लेफ्ट साइड पे जो ऑब्जेक्ट है उसका प्लस प्लस, के राइट साइड वाला ऑब्जेक्ट है जो उसका प्लस प्लस। तो ये आपको फिर यहाँ पे कुछ चेंजेस लानी होंगी जब बाइनरी ऑपरेटर को आप या टर्नरी ऑपरेटर को
जो है आप ओवरलोड करते हैं, ठीक है ना जी। वो फिर बिहेवियर आपको समझाना पड़ेगा उसको कि इसका क्या मतलब है। तो बहरहाल ये मैं आपको इस चीज़ की अभी एक असाइनमेंट दूंगा, जो आपने जाके खुद करनी होगी। ये जो काम है कि आपने बाइनरी ऑपरेटर को कैसे ओवरलोड करना है, इसी कोड को आप लें, चलाएं पहले कंपाइलर पे, और इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करेंगे आप। तो पहले थोड़ा सा किताब उठाएंगे, लिटरेचर गूगल करेंगे, लिटरेचर पढ़ेंगे कि हाउ टू ओवरलोड द बाइनरी ऑपरेटर इन C++। फिर वो जब आप समझ आ जाएगी तो इसी कोड को आप मॉडिफाई करें, इसी के अंदर बाइनरी ऑपरेटर की जो है ना ओवरलोडेड बिहेवियर जो है ना इनकॉर्पोरेट करके इसी तरह से उस कोड को आप जो है एज एन असाइनमेंट लेंगे, जो अभी मैं आगे आखिर में इस लेक्चर के दूंगा। बहरहाल तो ये कोड जो है अभी इसी की एक्सप्लेनेशन कर रहा है कि हियर इज द प्रोग्राम प्लस प्लस फंक्शन क्रिएट्स अ न्यू ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप काउंटर कॉल्ड टेम्प एज रिटर्न वैल्यू, और जो है इट इंक्रीमेंट्स द काउंट डेटा इन इट्स ओन ऑब्जेक्ट एज बिफोर, और इसी तरह फाइनली इट रिटर्न द टेम्प ऑब्जेक्ट, जो कि ऊपर आपने यहाँ पे देखा था कि यहाँ पे टेम्प ऑब्जेक्ट को ये जो कोड है ये आपका रिटर्न करता है, ठीक है ना जी। अब वो असाइनमेंट आ गई आपके सामने कि राइट एन ऑपरेटर ओवरलोडेड प्रोग्राम विच एड्स टू यूजर डिफाइंड वेरिएबल्स दैट इज ऑब्जेक्ट्स ऑफ द क्लास टू बी एडेड, और डायरेक्शंस उसकी ये हैं कि मेक अ क्लास हैविंग वन डाटा मेंबर, उसी तरह ही जो अभी आपने ऊपर क्लास बनाई है जिसमें काउंट एक वेरिएबल था, डाटा मेंबर था प्राइवेट सेक्शन में। फिर एक ऐड वन ओवरलोडेड फंक्शन उसमें बनाए विच विल ऐड डाटा मेंबर्स ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स, ये जो डाटा मेंबर था दोनों ऑब्जेक्ट का उसको उसमें ऐड करें, ठीक है। और फिर एक तीसरा ऑब्जेक्ट बनाए टू हैव द सम ऑफ दीज टू ऑब्जेक्ट्स डाटा, यानी वो जो दो ऑब्जेक्ट्स डाटा मेंबर था दोनों ऑब्जेक्ट्स का उसको डाटा को वो सम करे, ये ओवरलोडेड फंक्शन, और उसको स्टोर करवाना है आपने तीसरे ऑब्जेक्ट में। जैसे मैंने कहा था मसलन कि अगर कोई लिखता है ह्यूमन क्लास के तीन ऑब्जेक्ट्स हैं सलीम, और वो लिखता है कि अली प्लस कामरान, तो आपने ये करना है कि इस प्लस को समझाना है ओवरलोडेड फंक्शन के अंदर कि मतलब ये कि अली की एज और कामरान की एज को जमा करो और उसको स्टोर करवा दो सलीम की एज में। तो पूरा जैसे वो टेम्प ऑब्जेक्ट पूरा रिटर्न कराया पिछले कोड में, उससे भी हेल्प ले लें और कुछ इसमें मॉडिफिकेशन करें, जिससे जनाब आपका ये थर्ड ऑब्जेक्ट में डाटा आ जाएगा जो कि आपका सलीम है, कॉपी हो जाए। असाइनमेंट स्टेटमेंट में कॉपी पहले ये काम होगा, फिर उसके बाद रिजल्ट इसमें आएगा। और तीसरी चौथी जो बात इसमें कि नो ग्लोबल क्लास ऑब्जेक्ट्स आर अलाउड टू बी यूज इन प्रोग्राम, आपने ग्लोबल स्कोप में यानी कि यहाँ पे इस कोड में ये जो क्लास है और ये जो मेन है, तो आपने सारे ऑब्जेक्ट्स या इधर अंदर बनाने हैं मेन के, और या इधर बनाने हैं जो आपने जैसे विद इन क्लास आपने बनाने हैं। ये आप ये यहाँ पे यानी क्लास से ऊपर यहाँ पे या मेन से बाहर इधर कोई आपको ऑब्जेक्ट्स यानी ग्लोबल ऑब्जेक्ट्स बनाने की इजाज़त असाइनमेंट में नहीं है। वो इसलिए नहीं है, वो आपको समझ आ जाएगी कि ताकि आपको सही इस्तेमाल जो है ना ऑपरेटर ओवरलोडिंग का समझ में आ जाए, ये इसलिए मैंने थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन आपके लिए लगाई है। सो दैट्स इट अबाउट ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो इंशाल्लाह ये एक मुख्तसर सा लेक्चर था जिसमें ये एक छोटा सा टॉपिक चूँकि लास्ट टाइम हमसे रह गया था, तो मैंने कहा कि उसको एक सेपरेट वीडियो में बना के छोटी सी वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दिया जाए। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह जब हम हाजिर होंगे तो इसके बाद थोड़ा सा मैंने आपको पॉइंटर्स की जो है ना रिविजन्स जो है ना उसकी मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स की रिवीजन मैंने आपको करानी है। उसकी वजह यह है कि उसके बाद हम इनहेरिटेंस और स्पेशली फिर आगे पॉलीमॉर्फिज्म जब हम स्टडी करेंगे, तो पॉलीमॉर्फिज्म जब आप इम्प्लीमेंट करेंगे ना तो उसके लिए अगर आपको पॉइंटर्स का तस्वर नहीं है क्लियर, तो उसमें फिर आपको थोड़ा सा मसला आएगा। इसलिए पॉइंटर्स आई विल रिवाइज इट इन द नेक्स्ट लेक्चर। एंड सिमिलरली जो मेरा दूसरा कोर्स है आएगा इसके बाद डाटा स्ट्रक्चर का, तो उसमें भी चूँकि पॉइंटर्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होंगे, लिहाजा आई थिंक आई शुड जो ना हैव अ डेडिकेटेड लेक्चर ऑन पॉइंटर्स
जिसमें पूरे 1-1.5 घंटा 1.25 घंटे की वीडियो में मैं आपको पॉइंटर का तस्वर जो है ना वो इन डिटेल एक्सप्लेन करूँ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मेरा इरादा है कि मैं उस पॉइंटर्स के टॉपिक को इन डिटेल जो है वो टच करने की कोशिश करूँगा। तो तब तक ये असाइनमेंट लीजिए, इसको कीजिए और ख़ुद कीजिए, और इस ऑपरेटर ओवरलोडेड फंक्शन और इसकी ऑपरेटर ओवरलोडिंग का तस्वर है C++ में, उसको समझने की कोशिश करें। और इंशाल्लाह फिर हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे विद न्यू टॉपिक ऑफ पॉइंटर्स। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दे दें। अस्सलाम वालेकुम।